सुनसान सड़क की दोनों तरफ घना जंगल था। उस रास्ते पर निशांत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। उसको अपने पीछे चलते हुए 2 कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह आहट एक साए की थी। निशांत जितना उस साए से दूर भागने की कोशिश करता, वो साया हर वक्त उसे खुद के साथ ही नजर आता। वह भागते हुए मैदान में पहुंच गया। उसे लगा अब वो इस जंगल से निकल गया है, मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर वहीं के वहीं रुक गए। वह किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान में खड़ा था और सामने ढेर सारी कब्र थी। निशांत की काम्या से शादी हुए अभी 1 साल ही हुआ था। दोनों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। सुबह से ही काम्या उसका इंतजार कर रही थी, मगर निशांत किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। यार, तुम तो शादी की पहली एनिवर्सरी पर ही मेरे साथ नहीं हो। भला कोई अपनी नई नई शादी में अपनी पत्नी से इस तरह का मिसबिहेव करता है क्या? काम्या, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मगर यदि जरूरी मीटिंग नहीं होती तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं आता। बस कुछ ही देरी की बात है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक 5 बजे रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज, बस तुम जल्दी से आ जाओ। अब हाँ, बस कुछ घंटे की बात है, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। कहते हुए निशांत ने फोन रख दिया और वो जिस मीटिंग के लिए आया था, उस मीटिंग में आने वाले क्लाइंट का इंतजार करने लगा। देर तक वो उस क्लाइंट का इंतजार कर रहा था, मगर क्लाइंट नहीं आया। वो उसके ऑफिस के बाहर चक्कर लगा रहा था। जैसे ही उसने घड़ी देखी, दोपहर के 2 बज चुके थे। ये विराट सर की खुद की तो शादी हुई नहीं है, मगर लगता है आज मेरी शादी तुड़वा कर रहेंगे। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, दोपहर के 2 बज चुके हैं। उनका कोई पता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं रात को 9 बजे से पहले काम्या के पास पहुंच पाऊंगा। निशांत खुद से ही बातें कर रहा था कि विराट वहां आ गया और दोनों विराट के केबिन में जाकर मीटिंग करने लगे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, घड़ी में 6 बज रहे थे। अरे आज तो घर पहुंच पाऊंगा, तब तक मेरी एनिवर्सरी खत्म हो जाएगी। कैसे भी करके 12 बजे से पहले मुझे काम्या के पास पहुंचना होगा। सोचते हुए निशांत स्पीड में कार चलाने लगा, मगर ट्रैफिक के कारण उसकी कार तेज नहीं चल पा रही थी। आज मुझे शॉर्टकट लेना ही होगा, वरना समय पर घर नहीं पहुंच पाऊंगा। सोचते हुए उसने गाड़ी हाईवे से सुनसान सड़क की ओर डाल दी। सुनसान सड़क पर कुछ दूर तक कुछ गाड़ियां आती जाती नजर आ रही थी, मगर जैसे ही अंधेरा गिरने लगा, सड़क पर आवाजाही ना के बराबर हो गई। दोनों तरफ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, सिर्फ निशांत की कार की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले तो इस सड़क पर थोड़ी बहुत हलचल भी थी, मगर अब तो पूरी रोड सुनसान है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? मुझे गूगल मैप ऑन करना ही होगा। खुद से बातें करते हुए जैसे ही निशांत ने अपना मोबाइल अपने हाथों में लिया, तो उसने देखा मोबाइल पर काम्या के 2 मिस कॉल थे। वह काम्या को फोन लगाने लगा तो उसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं थी। शिट यार, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। इसका मतलब गूगल मैप भी नहीं चलेगा। काश थोड़ा बहुत नेटवर्क होता तो मैं किसी को अपनी लोकेशन शेयर करके मदद मांग लेता, मगर अब तो इस सड़क पर आगे जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हो सकता है यही सड़क आगे जाकर हाईवे से मिल जाए। निशांत अंधेरे में धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। तभी अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी। हेडलाइट की दिक्कत को इग्नोर करते हुए निशांत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाकर हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था। निशांत ने गाड़ी बंद करके दोबारा चालू करके हेडलाइट चालू करने की कोशिश की। 1-2 बार बंद चालू होकर हेडलाइट चालू हो गई थी। हेडलाइट चालू होने के बाद जैसे ही निशांत की गाड़ी कुछ दूर चली थी, उसे बीच जंगल में एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ नजर आया। बीच जंगल में ऐसे किसी को देख निशांत को हैरानी हुई। इस बीच जंगल में कौन बैठा हो सकता है? लगता है कोई लकड़हारा होगा जिसे मदद की जरूरत होगी। गाड़ी रोककर पूछ लेता हूँ, हो सकता है वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता दे। सोचते हुए निशांत ने अपनी कार उसी व्यक्ति के पास लाकर रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से निशांत डर गया, मगर फिर भी कार का गेट खोलकर उसके करीब गया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ भाई? क्यों परेशान हो? कोई मदद की जरूरत है क्या? निशांत की आवाज सुनकर वो पीछे पलटा और रोते रोते जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। सर पर लगी हुई चोट से बहता हुआ खून सूख चुका था, जिस पर कुछ मक्खियां भिनक रही थी। शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे, जिन पर कीड़े चल रहे थे। उसका ये रूप देखकर निशांत की चीख निकल गई। वह तेजी से भागने लगा और भागते हुए अपनी कार के करीब पहुंच गया। वो इंसान था या कुछ और? जो कोई भी था, थैंक गॉड मैं बच गया।
कहते हुए उसने जैसे ही अपनी कार का गेट खोला, कार की पिछली सीट पर वही व्यक्ति बैठा हुआ था। निशांत अपनी कार को छोड़कर वहां से भागने लगा। उसको अपने पीछे चलते हुए 2 कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो आहट एक साये की थी। निशांत जितना उस साये से दूर भागने की कोशिश करता, वो साया हर वक्त उसे खुद के साथ ही नजर आता। वो भागते हुए मैदान में पहुंच गया। उसे लगा वो जंगल से निकल गया है, मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर वहीं के वहीं रुक गए। वो किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान में खड़ा था और सामने ढेर सारी कब्रें थी। उसके पैर वहीं पर जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। पीछे भयानक साया और सामने कब्रिस्तान। डर के कारण तेजी से कांपने लगा। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उस साये ने उसे तेजी से धक्का दिया और निशांत एक कब्र के ऊपर जा गिरा। जैसे वो गिरा, कब्र में से 2 हाथ निकलकर बाहर आए और उन्होंने निशांत को पकड़ लिया। निशांत खुद को छुड़ाने के लिए बेचैन हो रहा था। वो उन हाथों की पकड़ से छूटकर तेजी से भागने लगा। देर तक भागने के बाद उसे महसूस हुआ कि वो जहां खड़ा था वहीं है। उसके आसपास चमगादड़ मंडराने लगे। पास ही पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू रो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कब से भाग रहा हूं और यहां से हिला भी नहीं। अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी। बिजली कड़क रही थी। तभी कब्र से निकला हुआ हाथ निशांत की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ वो साया ठीक उसके सामने खड़ा था। पसीने से लथपथ निशांत को अब भगवान याद आने लगे थे। वह कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। आधी अधूरी बोलते हुए वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वो हाथ जो कब्र से बाहर निकले थे, उन हाथों ने अब निशांत के पैरों को पकड़ लिया था। वो हाथ उसे पैरों से घसीटते हुए कब्र के अंदर ले गए। निशांत जोर से चीखने लगा। जैसे ही वो चीखा, वो वापस उसी जंगल में था जहां उसकी कार थी और सामने वही साया खड़ा था। निशांत को अब समझ में आ गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक छलावा है, मगर वो उस छलावे से कैसे निपटे ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी माँ ने पिछले वर्ष नवरात्रि की पूजा करके माताजी की चुनरी और ताबीज उसे आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान किया था, मगर उसने अपनी माँ की बात को हंसी में टालते हुए वो ताबीज और चुनरी कार के डैशबोर्ड में ही छोड़ दी थी। वो भागते हुए कार के करीब गया और हड़बड़ाते हुए उसने जैसे ही डैशबोर्ड खोला, सामने ही माताजी की चुनरी और ताबीज रखी थी। उसने माताजी की चुनरी को उठाकर अपनी आंखों से लगाया और ताबीज व चुनरी अपने गले में डाल दिया। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो साया अभी भी उसकी गाड़ी के साथ साथ ही चल रहा था। उसने जैसे ही गाड़ी को रोकने की कोशिश की, उसको जोरदार झटका लगा। वो कार से बहुत दूर जाकर गिर गया। बैक व्यू मिरर से उसने देखा, वो साया अब अदृश्य हो चुका था। वहां पर कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर काम्या का फोन आया। निशांत के मोबाइल में नेटवर्क आ चुका था। निशांत ने तुरंत ही गूगल मैप ऑन किया और उस जंगल से निकलकर हाईवे पर आ गया। आज भी निशांत जब शहर जाता है तो जंगल वाले शॉर्टकट को देखकर उसे पसीने आ जाते हैं। बड़े से आलीशान घर के मास्टर बेडरूम में सो रही मोनालिसा की जब रात को नींद खुलती है तो देखती है कि उसके कमरे की सीलिंग पर एक भयानक साया लटक रहा है, जिसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। वो धीरे धीरे मोनालिसा के करीब आने लगा। ये दृश्य देखकर मोनालिसा पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। उसके पूरे चेहरे पर इतना पसीना था कि मानो अभी मुंह धोकर आई हो। सोहन शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी में कई सारे लोग काम करते थे। उन्हीं में से एक थी मोनालिसा, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नजर सोहन की दौलत पर थी। काम के बहाने उसने धीरे धीरे सोहन का दिल जीता और उससे शादी कर उसके घर आ गई। मोनालिसा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों साथ में जीवन बिताने वाले हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मेरी किस्मत पर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे धोखा दो। मोनालिसा, तुम धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा है और फिर आज रात हमारी सुहाग रात है और तुम धोखे के बारे में बात कर रही हो। सोहन, हमारी सुहाग रात तभी होगी जब तुम मेरी कुछ शर्तों को मानोगे। शर्त? कैसी शर्त? तुम अपनी पूरी जायदाद